सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं अपनी ओर से तथा आप सभी की ओर से कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास नेहरू जी तथा एजुकेशनल ऑफिसर जितेंद्र कुमार दास जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो विगत कई वर्षों से पैनोरमा एंड साइंस सेंटर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाटर प्रिजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, चिल्ड्रन डे, क्लीनलीनेस डे, ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन इस सेंटर द्वारा किया जा रहा था। परंतु आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के चलते त्रासदी का शिकार है और जिसने हमारे देश को भी चपेट में लिया हुआ है। इस विकट परिस्थिति में जब सभी जीवन की परिस्थितियां, सभी कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न है, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर द्वारा बिना किसी व्यवधान के आयोजन करना तथा व्याख्यान आयोजित करना वाकई महत्वपूर्ण काम है। आज जो विश्व संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने उसके लिए एक उद्देश्य तय किया है। उस उद्देश्य के तहत म्यूजियम के लिए, संग्रहालयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम स्थापित किया गया है। इसका विषय है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आज के आयोजन का जो ये थीम निर्धारित किया गया है, इसको समझने के लिए विगत 2 वर्षों के विश्व संग्रहालय दिवस के आयोजन के समय जो विषय तय किए गए हैं, जो आयोजन के लिए जो टास्क तय किए गए थे, उनके दृष्टिगत ही इस वर्ष के यानी 2020 के विषय को समझना आसान होगा। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम निर्धारित किया गया था हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम, न्यू अप्रोचेस, न्यू पब्लिक। तो इस विषय के अंतर्गत संग्रहालयों के लिए एक कार्यक्रम तय किया गया था, जिसके अंतर्गत नई टेक्नोलॉजिकल, नई साइंटिफिक परिस्थितियों के अंदर संग्रहालयों में नए प्रयोगों का आह्वान किया गया था और जो ट्रेडिशंस हैं, विरासत हैं, हेरिटेज है, उनको सहेजने के लिए नए नए प्रयोगों को अमल में लाया गया। और इस प्रकार से जो संग्रहालयों का व्यक्ति के साथ और समाज के साथ जो जुड़ाव है, उसको गति प्रदान की गई थी। एक नए रूप में संग्रहालयों की भूमिका तय की गई थी। इसके बाद 2019 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जब आयोजन किया गया था, उसके लिए विषय निश्चित किया गया था म्यूजियम एज कल्चरल हब, द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। इसके अंतर्गत संग्रहालयों को नई वैज्ञानिक परिस्थितियों में
हर क्षेत्र में अतीत की परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया गया। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पिछले 2 आयोजनों में संग्रहालयों के लिए जो नए कार्यक्रम, नई टेक्नोलॉजी, नए आयाम और नए क्षेत्र जो विकसित किए गए थे, विस्तार जो संग्रहालयों का निर्धारित किया गया था, इस बड़े कार्यक्रम के लिए हमें एक नए रूप में कल्चरल वॉरियर जो संग्रहालयों के अंदर कर्मचारीगण हैं, जो टीम वर्कर हैं, तो उनको एक सशक्त बनाने के लिए, ताकि वो इस नए विस्तार में अपनी भूमिका शिद्दत से अदा कर सकें, तो इसके लिए इस बार का आयोजन इन कल्चरल वॉरियर्स को सक्षम बनाने के लिए, हर तरीके से सक्षम बनाने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत आज विश्व संग्रहालय दिवस को डेडिकेटेड किया गया है ये इन कल्चरल वॉरियर्स के लिए, कि इनको कैसे हम सक्षम करें, कैसे इनको अपग्रेड करें, कैसे इनके अंदर डाइवर्सिटी खत्म करें, कैसे इनकी जो क्षमताएं हैं उनका इंक्लूजन करें अपनी म्यूजियम की एक्टिविटी के अंदर। साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बात आज आपसे कर रहा हूं कि वैसे तो ये वेल डिस्क्राइब्ड है और आप सब जानते भी हैं कि संग्रहालयों का कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में है। इसको मैं एक दूसरे रूप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं एक नए उदाहरण से। आप सभी संयुक्त परिवार प्रणाली से परिचित हैं। ठीक है, आज परिवार टूट रहे हैं और जो ज्वाइंट फैमिलीज थी वो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक उदाहरण हमें अपने समाज में, अपने आसपास संयुक्त परिवार प्रणाली के देखने को मिल जाते हैं। अगर उन परिवारों की तरफ देखें और हम अपने परिवार को भी देखें, तो जिन परिवारों में पेरेंट्स का सीधा सीधा जुड़ाव है, उन परिवारों में मूल्यों की स्थापना और परंपरागत रूप से जो संस्कार हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, जो जीवन निर्वाह के तरीके हैं, वो इंटीग्रेटेड वे में विद्यमान रहते हैं और वो परिवार जीवन निर्वाह में और परिवारों के मुकाबले ज्यादा सक्षम नजर आते हैं और ज्यादा सुरक्षित नजर आते हैं। जिन परिवारों के अंदर पेरेंट्स का जुड़ाव है या फोरफादर्स का जुड़ाव है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। उन परिवारों के बच्चों में जहां नई टेक्नोलॉजी, नई साइंटिफिक इनोवेशंस का प्रभाव रहता है, उन नई चीजों के प्रयोग को तहजीब देने का काम उनके पूर्वज जो उनके साथ रहते हैं, एक वैल्यू सिस्टम के मार्फत उन नए प्रयोगों को वो तहजीब से इस्तेमाल करते हैं और सक्षम होते हैं। अब जहां ये हमारी परंपरागत
जो वैल्यू सिस्टम, जो ट्रेडिशंस हैं, वो नई परिस्थितियों में नए इनोवेशंस के साथ कोऑर्डिनेशंस करके अब जीवन निर्वाह जिन परिवारों में देखने को मिलता है वो ज्यादा सक्षम है। अब हम देख रहे हैं कि एक परिवार में पूर्वज के इमीडिएट जो पूर्वज हैं, हमारे फादर हैं, फोर फादर हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, उनके जुड़ाव से कितना सक्षम हम लोग हो जाते हैं अपने परिवार में। और म्यूजियम हमारे सदियों से पहले के पूर्वजों के और न केवल एक फैमिली के पूर्वज बल्कि पूरी समाज के अंदर जितने परिवार हैं उनके जो पूर्वज हैं, सबके संस्कार, वैल्यू सिस्टम, सबकी परंपराएं, ट्रेडिशन सहेजे हुए हैं संग्रहालय। तो हम ये मान करके चलते हैं कि संग्रहालय हम सबके पूर्वज हैं। और जितना हम संग्रहालयों के साथ जुड़ाव रखेंगे, जितना परंपराओं से जुड़ाव रखेंगे, जितना वैल्यू सिस्टम से इंक्लूजन रखेंगे, उतना हम सक्षम होंगे। वैसे तो एक संग्रहालयों का अपना एक इतिहास रहा है। अब मैं थोड़ी बात करूंगा कि संग्रहालयों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कब से संग्रहालय विश्व में अस्तित्व में आए। देखिए, सबसे पहले जो संग्रहालयों की जो स्थापना हुई वो एक चित्रशाला के रूप में हुई, पिक्चर गैलरीज के रूप में हुई, और वो बराबर विश्व स्तर पर भी और भारतीय इतिहास के दृष्टिगत भी चित्रों को सजेने का काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। उसके बाद बेबीलोनियन प्रिंस जो है, उन्होंने महसूस किया कि एंटीक्विटीज का संग्रह किया जाए, तो वहाँ कुछ संग्रह किया गया एंटीक्विटीज का, और एक छोटे से संग्रहालय के रूप में वहाँ से शुरुआत हम लोग मानते हैं। उसके बाद अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में सबसे पहले शुरुआत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने की, जब उस संस्था के अंतर्गत जो टीम काम कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि जो पुराने ऑब्जेक्ट हैं, जो एंटीक्विटीज हैं, इन पर्सपेक्टिव ऑफ आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, जूलॉजिकल, इन सब के पर्सपेक्टिव में जितनी कलेक्शंस हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। तो ये सबसे पहले शुरुआत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय संदर्भ में की। इसके बाद सर जॉन मार्शल ने जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, 1904 से लेकर के और 1920 तक उन्होंने लगातार लोकल म्यूजियम्स की स्थापना की। जैसे आगरा का म्यूजियम है, सारनाथ का है, अजमेर का म्यूजियम है, दिल्ली फोर्ट है, बीजापुर, नालंदा, ये जो लोकल म्यूजियम है, इनकी स्थापना की तरफ जो है ना ध्यान दिया गया। और जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। इसके बाद जो एक सेपरेट म्यूजियम की स्थापना मॉर्टिमर व्हीलर 1946 में पहले एक ASI की ब्रांच के रूप में म्यूजियम की स्थापना
मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा की गई। तो ये इतिहास है भारत में म्यूजियम की स्थापना। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि 1977 से हर बार ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता रहा है और हर वर्ष एक थीम तय किया जाता रहा है ताकि संग्रहालयों को विस्तार दिया जा सके। इसके तहत हम देखते हैं कि बाद के वर्षों से लगातार संग्रहालयों का विषय क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र, उसमें विस्तार होता गया और आज लगभग जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित म्यूजियम की गतिविधियां विद्यमान है। लगभग हर देश में जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई धरोहर को सजीने का काम संग्रहालयों ने किया है और संग्रहालय न केवल पुरातात्विक हैं बल्कि रेल संग्रहालय, स्पेस से रिलेटेड संग्रहालय और आप देखेंगे टेक्सटाइल से रिलेटेड संग्रहालय जितनी हर क्षेत्र में जो परंपराएं रही हैं उनको सजेने का काम ये संग्रहालयों ने किया है। बच्चों के लिए अलग से संग्रहालय बनने लगे हैं, साइंस की एक्टिविटीज के लिए अलग से संग्रहालय हैं और तकरीबन जैसे बायोग्राफिकल संग्रहालय हैं, है ना। आप देखेंगे अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम को संग्रहालय में तब्दील किया गया है। उसमें गांधी जी से संबंधित उनके जीवन से संबंधित सभी चीजें रखी गई हैं। फिर वैक्स म्यूजियम्स हैं, है ना, और फिर चित्रों को सजेने वाले, अलग अलग क्षेत्रों को रिफ्लेक्ट करने वाले लोकल म्यूजियम्स हैं। तो संग्रहालय जो है वो हर क्षेत्र में अतीत की परंपराओं को सजेने का काम कर रहे हैं। अब संग्रहालयों का व्यक्तियों से जुड़ाव, समाज से जुड़ाव और समाज से जुड़ाव केवल अतीत का परिचय कराने से नहीं है बल्कि अतीत की परंपराओं को ट्रांसलेट करना, उनको इंटरप्रेट करना और उनके अंदर व्यक्ति तथा समाज के अंदर समाहित करना, ये संग्रहालयों का भी काम है। और इसीलिए इस काम के लिए संग्रहालयों के लिए ये कार्यक्रम निर्धारित किए जाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर कि वो अपने विस्तृत कार्यक्रम के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करें और उसी परंपरा में संग्रहालयों द्वारा जो समाज के विभिन्न कार्यक्रम हैं उनसे जोड़ा गया है। हमारा आज का समाज विकृत मानसिकताओं तथा बाजार व्यवस्थाओं से ग्रसित है और इसीलिए अलगाव की स्थिति में है। प्राचीन भारतीय मूल्य व्यवस्थाओं के अभाव में जहां अलगाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो प्राचीन भावना थी वो धूमिल होती जा रही है, वहाँ संग्रहालयों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज के प्रत्येक हिस्से को संग्रहालयों में संग्रहित और व्यवस्थित परंपराओं से जोड़ा जाए। जो अतीत की परंपराएं हैं उनसे परिचय करवाया जाए, जहाँ समाज के अलग अलग हिस्सों में विकसित परंपराओं का
बेहतर समन्वय देखने और समझने को मिलता है। आज संग्रहालयों ने तकनीकी तौर पर वह मुकाम हासिल कर लिया है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रख सकता है तथा बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी तबकों को अतीत की सकारात्मक परंपराओं से जोड़कर उनके अंदर पनपी विकृत विविधताओं में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इसके लिए संग्रहालय में कार्यरत कल्चरल वॉरियर्स अपनी कार्य प्रणाली में गति तथा एक रूपता तभी ला पाएंगे जब संग्रहालय प्रशासन तथा सरकारें इन वर्कर्स के बीच किसी तरह का आर्थिक तथा परिस्थितिवश भेदभाव न रखकर समानता का व्यवहार करे। तभी संग्रहालयों में टीम वर्क की भावना प्रफुल्लित होगी और बेहतर व्यवस्था बन पाएगी। नए परिवेश में संग्रहालय अनेक प्रकार की व्यवस्था स्थापना कर सकते हैं तथा अनेक गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं। वैसे तो संग्रहालयों ने बेहतर समन्वय के साथ अनेक गतिविधियों को व्यवस्थित किया है। अब संग्रहालय न केवल संग्रहालयों के अंदर अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं बल्कि संग्रहालयों के बाहर और संग्रहालयों से दूर भी संग्रहालय की गतिविधियां पहुंचाई जा रही हैं। जैसा कि हम कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर के संदर्भ में भी देखते हैं कि अनेकों कार्यक्रम गांव के लेवल पे ग्रामीण इलाकों में चलने वाले स्कूल्स में साइंस के छोटे छोटे प्रयोग और उनके द्वारा जो डेली का हमारा रूटीन वर्क है उसमें वो छोटे छोटे साइंस के प्रयोग कैसे उपयोग में लाए जा सकते हैं उनके प्रति आम ग्रामीण इलाकों में ऐसी मासेस को जिनका एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है उनको भी एजुकेट किया जाता है। और आप जब कुरुक्षेत्र पैनोरमा साइंस सेंटर को विजिट करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि महाभारत से संबंधित जहाँ मनमोहक पैनोरमिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं वहाँ इंटरप्रिटेशन से जो युद्ध के परंपरागत युद्ध प्रणाली के जो सम्मानित मूल्य हैं उनके परंपरा का निर्वाह भी वहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें जहाँ समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे जल संरक्षण है, ट्री प्लांटेशन है, मेडिकल कैंप्स हैं, उनमें संग्रहालयों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम संग्रहालय में मैंने अटेंड किए हैं जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ बच्चों तक फ्री उपलब्ध करवाई गई है। तो संग्रहालय की ये नई भूमिकाएं हैं जो संग्रहालयों को समाज से और समाज को संग्रहालयों से जोड़ने का काम करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अपने शुरुआती दौर में कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर एक साइंस एग्जीबिशन के लिए प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि साइंस की ट्रिक्स और साइंस के एक्सपेरिमेंट के अलावा अब वहाँ ऑडियो विजुअल गैलरीज रिलेटेड जो हड़प्पा काल से रिलेटेड है, हड़प्पा काल में जो तकनीकी विकास था, मेल्टिंग सिस्टम था, जो शल्य चिकित्सा थी, उससे संबंधित अनेक इंस्ट्रूमेंट, अनेक विंडोज वहाँ
कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर में क्रिएट की गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर में एक टेम्परेरी प्लेनेटोरियम का भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ग्रुप्स में उसको उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा स्पेस के अंदर जितनी गतिविधियां, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी जानकारी भी चित्रों के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से कुरुक्षेत्र साइंस एंड पैनोरमा सेंटर देता रहा है। लेकिन जो वर्तमान दौर में, जो आज के संदर्भ में जो विषय है, वो एक थीम जो इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल ने निर्धारित किया, उसके तहत इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए कि म्यूजियम के अंदर, संग्रहालयों के अंदर जो विजिटर्स आते हैं उनको क्लासिफाइड किया जाए, उनको टारगेट किया जाए, उनके एजुकेशन लेवल, उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से उनसे कम्युनिकेशन तय किया जाए कि किस टेक्निक से और किस लेवल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि संग्रहालय में संग्रहित परंपराओं को उनके अंदर समाहित किया जा सके और उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सके जिस लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं। इस तरह से एक चेन डेवलप होगी कि लोग, जो विजिटर संग्रहालय में आएंगे, वो संग्रहालय के अतीत को, संग्रहालय की परंपराओं को, संग्रहालय के समन्वय को वो अपने इलाकों तक ले करके जाएंगे और उस चेन की व्यवस्था लगातार मॉनिटर करनी होगी संग्रहालय में कार्यरत कल्चरल वॉरियर्स को। तभी आज का जो थीम है इंटरनेशनल म्यूजियम डे का, वो साकार हो पाएगा। और मेरी आमजन से यही अपील है कि आप संग्रहालयों को बार बार विजिट करें, बार बार उन मूल्यों को पहचानें जो समाज के अंदर और वर्किंग टीम के अंदर समान रूप से समानता का निर्वाह करें, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डाइवर्सिटी के, सबकी विविधता को, सबके मूल्यों को, सबकी सोच को इंक्लूजन करें एक एकीकृत परंपरा में, ताकि जो प्राचीन परंपरा है हमारी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, क्योंकि भारत एक इतना विशाल देश है और हर हिस्से में लोकल परंपराएं हैं, लोकल संग्रहालयों के मार्फत वो सहेजी गई हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका ट्रांसलेशन और उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर वे से तभी हो पाएगा जब संग्रहालयों समाज के व्यक्ति तक, समाज तक पहुंचेंगे, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेंगे और ग्रामीण संग्रहालयों तक आएंगे और इस बीच की कड़ी में कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। तो मेरी इस व्याख्यान के माध्यम से आम जन से यही अपील है कि संग्रहालयों की महत्ता को पहचानें, उनके द्वारा समाज में व्यवस्था कायम करने के प्रयास में अपना योगदान दें। धन्यवाद।